स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज का जो पॉलिटिकल साइंस का विषय है वो है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर है। नेट के एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। ठीक है ना। बिल्कुल नई अवधारणा है। ठीक है, 1970 के आसपास ही अपने चरम पे थी, तो ये लेटेस्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है। और अगर जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जो बीए प्रोग्राम में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वहाँ पे इनके सिलेबस में है। और जो बच्चे पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या एडमिशन की, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सेट के एग्ज़ाम में आता है ये, पीजीटी के एग्ज़ाम में, इन सब एग्ज़ामों में ये इसका महत्व है, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है ना। अब पहले हुआ करता था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून, नागरिकता, इनके आसपास ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब जो है उत्तर आधुनिकता व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इसके इर्द गिर्द ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। इसके ही इर्द गिर्द ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं ये टॉपिक उत्तर आधुनिकतावाद आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं होगी, और क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में से ही आने वाले हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद एक नई अवधारणा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये 70 के दशक में अपने चरम पे थी। मतलब जैसे कि अपनी युवावस्था में थी, प्रसिद्धि पे थी। ठीक है ना। इस समय 1970 के दशक में जो आपके राजनीतिक वैज्ञानिक थे, राजनीतिक विद्वान थे, उन्होंने इसमें खूब इंटरेस्ट लेना चालू किया। और जो पीएचडी वगैरह जो कर रहे थे वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो छात्र थे, स्कॉलर्स थे, वो उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है ना। उत्तर आधुनिकतावाद जो पहले दर्शन में, दर्शन शास्त्र में आया। ठीक है। उसके बाद कला में आया, फिर वास्तुकला में, आलोचना के क्षेत्र में आया और आया। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये पोल साइंस में आया। ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में बाद में आया ये। और ये क्या है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक आंदोलन आंदोलन है। और आधुनिकतावाद का क्या है, विरोधी है ये। ठीक है ना। क्या, उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद का विरोधी है। ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का क्या है, संशोधन है। ठीक है ना। ठीक है, उसमें संशोधन करके उसे और बढ़िया बनाया गया है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ये आधुनिकतावाद का विरोधी है। ठीक है ना। उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है। क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद एक प्रतिक्रिया है आधुनिकतावाद के विरुद्ध। उत्तर आधुनिकतावाद मुख्यतः फ्रांसीसी दार्शनिकों की देन है। तो ये अभी थोड़ी देर में जब हम आप एक एक जो इसके वो हैं उत्तर आधुनिकतावाद के एक एक विद्वान हैं उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये फ्रांसीसी दार्शनिकों की देन है। ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम आधुनिकतावाद को समझते हैं कि आधुनिकतावाद क्या है। तो ठीक है, आपने वैसे पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिकतावाद, ज्ञानोदय, प्रबोधनवाद, यूरोप, इसको चाहे आधुनिकतावाद कह दो, चाहे प्रबोधनवाद कह दो, चाहे ज्ञानवाद। ठीक है ना। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ठीक है ना, ये कह दो। ये सारी इनका चारों तीनों का मतलब एक ही है। और ये 16वीं सदी के बाद जो यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति हुई, औद्योगिकरण हुई, औद्योगिकरण, इनके कारण जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आया ना, उन प्रवृत्तियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उन्हीं प्रवृत्तियों को हम ज्ञानोदय या प्रबोधनवाद या आधुनिकतावाद कहते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, क्या हुआ कि भाई
अगर हम देखते हैं 15वीं 16वीं सदी से पहले सामंती व्यवस्था थी, और राज्य पे किसका, चर्च का नियंत्रण हुआ करता था, है ना। तो एक धार्मिकता का युग था, वो अंधविश्वासों का युग था, परंपराओं रूढ़िवादिता था, समाज जो था परंपरागत था। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक ज्ञानोदय और प्रबोधनवाद में क्या हुआ कि पुनर्जागरण आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार हुए, नए 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 आविष्कार हुए, तकनीकी उन्नति हुई, औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई, है ना। तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें समाप्त हो गई, ठीक है ना। क्या हुआ, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गई, ठीक है। अब किसान खेती कृषि से हट के उद्योगों की तरफ चला गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि भाई धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, तो उससे क्या हुआ, चर्च की जो सत्ता थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। उसको समाप्त कर दिया गया, पुराने जो अंधविश्वास थे वो समाप्त हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हुआ कि इससे समाज एक नए तरह का समाज बन गया, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ज्ञानोदय प्रबोधनवाद आधुनिकतावाद कहते हैं। अब क्या हुआ कि इससे अब हुआ क्या कि दोस्तों, आधुनिकता में धर्म की बजाय क्या हो गया, व्यक्ति का कल्याण महत्व हो गया, ठीक है ना। पहले क्या हो गया, पहले धर्म को ही महत्व दिया जाता था, क्या दिया जाता था, सिर्फ धर्म को ही महत्व दिया जाता था, है ना। मध्य युग में धर्म को महत्व दिया जाता था, लेकिन आधुनिकता के आते ही व्यक्ति और उसका कल्याण सेंटर में आ गया, ठीक है ना। इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, ठीक है ना। व्यक्ति की विवेकशीलता, ठीक है, तार्किकता व स्वतंत्रता को महत्व दिया जाने लगा। मतलब अब ये देखिए, व्यक्ति ही सेंटर में है, और ये माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील है, तार्किक है, इसीलिए उसको स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि लोक ने कहा, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का समर्थन किया, और क्या मानता है कि मनुष्य क्या है, विवेकशील है। विज्ञान, तर्क, उदारता, सार्वभौमिकता, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता, अनुभववाद, लोकतंत्र, विवेकवाद आदि को उत्तर आधुनिकतावाद का केंद्रीय तत्व माना गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये सारे क्या है, ये उत्तर आधुनिकतावाद के, सॉरी, ये आधुनिकतावाद के, हम आधुनिकतावाद कर रहे हैं, तो ये क्या है, आधुनिकतावाद के केंद्रीय तत्व हैं। कौन कौन से, विज्ञान, तर्क, उदारता, सार्वभौमिकता, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता, विवेकवाद, लोकतंत्र, ये सारे क्या है, ये आधुनिकतावाद के केंद्रीय तत्व हैं, ठीक है ना। पहले इनको मध्य युग में इनको महत्व नहीं दिया जाता था। यह मूल्य युग समाज का नव निर्माण करना चाहता है, तो इसी एक नया समाज बनाना चाहता था। ये सार्वभौमिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो हर जगह लागू होता हो, ऐसा सत्य जो हर जगह लागू होता हो, कि निरपेक्षता व एकीकरण पर बल देता है। आधुनिकता आधुनिकता की पहचान क्या है, उदारवाद है दोस्तों, पूंजीवाद है, व्यक्तिवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, और क्या है आपका, इसमें समाजवाद भी आप जोड़ लो, समाजवाद, ठीक है ना, समाजवाद भी, ठीक है ना, समाजवाद। राष्ट्र राज्य, सीमित सरकार, राष्ट्र राज्य को तो आप सब जानते हैं, मैकियावेली लेके आया था, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक युग का शिशु भी कहते हैं, ठीक है। उदारवाद देखो, लोक लोक लेके आया, पूंजीवाद भी, व्यक्तिवाद, इन तीनों से उसका संबंध है। सीमित सरकार की अवधारणा भी उसने ही प्रस्तुत की। तो ये सब क्या है, ये है आधुनिकता की पहचान है। अब जरा एक बार हम थोड़ा सा इन दोनों में अंतर कर लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। ये क्वेश्चन ना एमए में, और एमए, पीएचडी, और क्या बोलते हैं आपका, बीए, यहाँ पे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आता है कि भाई इन दोनों में अंतर कीजिए, ठीक है ना। तो याद रखिए, आधुनिकतावाद क्या कहता है, तर्क और विज्ञान की सत्ता का समर्थन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, तर्क व विज्ञान की सत्ता। तर्क मतलब जो हम तर्क लगाते हैं ना, कि हाँ भाई ठीक है, कि किसी चीज को हम तर्क लेके लगाते हैं कि भाई ठीक है, कि भाई जब हमारा जो भी निष्कर्ष होता है ना, हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, या तो उसमें विज्ञान होगा या उसमें तर्क होगा, ठीक है ना। बिना तर्क के नहीं होगा। कि जैसे तर्क को आप कह सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, दिन के बाद रात होगी, है ना, रात के बाद दिन होगा। तो ये इस तरह के क्या, ये हमने तर्क लगाया, ठीक है ना। हमने चेक नहीं किया, इसमें कोई वो नहीं किया, साइंस नहीं किया, हालांकि इस पे पहले ही काफी काम हो चुका है। लेकिन इस तरह के तर्क होते हैं ये, ठीक है ना। तर्क होते हैं, कहते हैं ना कि भाई तो इसका तो कोई तर्क ही नहीं है, इसका तो कोई तुक नहीं है ना। तो क्या हो गया, तर्क व विज्ञान की सत्ता, कि आपको ये जो आधुनिकता है वो क्या कहता है, तर्क पे और विज्ञान पे, विज्ञान की सत्ता पे
का समर्थन कहती है। जबकि मध्य युग में क्या था, उस समय भाई जो बोल दिया जाता था, जो धर्म या पॉप या परंपरा या जो रीति रिवाज होते थे, उनको सत्य माना जाता था। लेकिन अब नहीं, अब तर्क व विज्ञान की सत्ता हो गई, ठीक है ना। उत्तर आधुनिकतावाद क्या कहता है, भाई तर्क और विज्ञान इन दोनों का क्या करता है, वो विरोध करता है, ठीक है ना, इन दोनों का समर्थन नहीं करता है वो, ठीक है ना। फिर ये क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक और प्रत्यक्षवादी ज्ञान पर बल देता है, ठीक है ना। क्या वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक और प्रत्यक्षवादी बल। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है भौतिक पदार्थों से संबंध रखने वाला, क्या, भौतिक पदार्थों से संबंध रखने वाला। और अनुभाविक मतलब जो अनुभव से प्राप्त होता है। प्रत्यक्षवादी जो सामने होता है, ज्ञान पर बल देता है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है, व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तित्व ज्ञान पर बल देता है। प्रत्यक्षवाद व सत्यापनवाद का विरोध करता है, ठीक है ना। ये कहता है प्रत्यक्षवाद व सत्यापनवाद का विरोध करता है। कई कहता है कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखता होता है वो वैसी होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। व्यक्तिनिष्ठ का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति से संबंध रखने वाला हो, ठीक है ना, व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है ना, जो व्यक्ति से संबंधित हो, व्यक्ति पे आधारित हो, ठीक है ना, उसका क्या करता है, ये समर्थन करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या कहता है, व्यक्ति से संबंध रखता है, और आधुनिकतावाद वस्तुनिष्ठ, वस्तु से संबंध रखता है। सार्वभौमिक सत्य नियमों, सार्वभौमिक सत्य नियमों, मूल्यों व कानूनों में विश्वास रखता है। ये कहता है कि भाई ऐसे सत्य हैं जो हर जगह लागू होते हैं, ठीक है ना, ऐसे नियम, मूल्य, कानून जो हर जगह लागू होते हैं उनमें विश्वास करता है ये, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कहता है, ये ऐसे नियमों, मूल्यों में का समर्थन नहीं करता है। उत्तर आधुनिकतावाद इसका उल्टा कहता है, क्या कहता है, सापेक्ष व संदर्भगत सत्य में विश्वास, ठीक है ना। सापेक्ष का मतलब होता है साथियों सत्य, आंशिक सत्य, ठीक है ना। क्या होता है, ये क्या कहता है, आंशिक सत्य, आंशिक आंशिक सत्य, सत्य, ठीक है ना। तो ये कहता है संदर्भगत सत्य में विश्वास करता है, और बहुल नियमों, ऐसे नियम, बहुत सारे नियमों, ठीक है ना, मूल्यों और कानूनों में विश्वास रखता है। कि भाई आपने कई जगह ऐसा देखा कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग समाज है, ठीक है ना, अलग अलग हिंदू मुस्लिम समाज है, आपका क्या बोल, हिंदू समाज है। मुस्लिम के लिए हो सकता है कुछ कानून और नियम अलग हो, हिंदुओं के लिए अलग हो, SC ST वालों के लिए अलग हो। तो वो इस तरह की बात करता है कि भाई जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसी तरह के नियम कानून होने चाहिए, जिसको जैसी आवश्यकता है उसके लिए वैसे ही नियम कानून और मूल्य होने चाहिए। और सत्य के बारे में क्या कहते हैं, सत्य जो होता है वो सापेक्ष होता है, मतलब वो पूर्ण नहीं होता है। संदर्भगत सत्य में विश्वास करते हैं। अब जैसे दोस्तों, अगर जैसे रात के 7 बजे, 7 से 8 के बीच में भी हम क्या कहते हैं, रात्रि हो गई, ठीक है ना, रात्रि हो गई। लेकिन क्या 7 और 8 के बीच में पूर्ण रात्रि होती है, नहीं, पूर्ण रात्रि नहीं होती है, पूर्ण रात्रि नहीं होती है। या फिर आप कहते हैं कि भाई रात हो गई है, ठीक है ना, रात हो गई है, लेकिन अंधेरा है, अंधेरा है, रात हो गई और अंधेरा है, अंधेरा, अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में भी चांदनी, चांदनी की रोशनी होती है। क्या होती है, चांदनी की रोशनी होती है। तो क्या हो गया कि ये जो आप बोल रहे हो कि अंधेरा हो गया, ये क्या है, ये पूर्ण सत्य है, नहीं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये इसी तरह की बातें करता है, ठीक है ना, ऐसी बातें करता है जो पूर्ण सत्य है। महावृतांतों में विश्वास, और ये क्या करता है, महावृतांतों का विरोध। महावृतांत होते हैं जो क्या बोलते हैं, आपका समाजवाद, समाजवाद, ठीक है ना। और क्या होता है, उदारवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, इस्लाम, गीता, ये क्या है, ये सब क्या है, महावृतांत है, महावृतांत है, ठीक है ना। ये महावृतांतों में विश्वास करता है आधुनिकतावाद, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद महावृतांतों का विरोधी है, ठीक है ना। क्या है, महावृतांतों का विरोधी है। अभी आप इतना ही समझिए, बाद में हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञान व सत्य के एकीकरण पे बल देता है, ये विखंडनवाद पे बल देता है, ठीक है ना। क्या करता है, विखंडनवाद पे बल देता है, सब चीजों को अलग अलग करके ये देखता है, ठीक है ना। निरपेक्षतावाद व समग्रवाद पे बल, ठीक है ना। क्या, निरपेक्षतावाद और समग्रवाद पे बल, मतलब किसी चीज को अंतिम ठस मान के ये
मानता है, ये क्या आता है, सापेक्षवाद पर बल देता है। ठीक है ना, क्या होता है, आंशिक। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, आंशिक सत्य पे बल देता है। व्यक्ति परिकता पे बल देता है, मतलब व्यक्ति पे को महत्व देता है। और स्थानीयता पर बल देता है, मतलब जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो उनको ये ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है। अब इस पे न्यूटन, डेकार्टे, कांट आदि तर्कवाद का प्रभाव है। और ये जो है नित्य इसमें कौन कौन आ जाता है, आप नित्य आ जाते हैं, मार्टिन हाइडेगर आ जाते हैं, जैक्स डेरिडा और लियोटार्ड आदि का प्रभाव है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको इसमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आधुनिकतावाद का विरोधी है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं क्या क्या है, तो ये सत्य व ज्ञान की सापेक्षता पे बल देता है। मतलब ये मानता है कि सत्य और जो ये है ना, आपका सत्य और ज्ञान, ये अंतिम नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये अंतिम है, ये सापेक्ष होते हैं, मतलब कि ये आंशिक हो सकते हैं, आंशिक होते हैं। ठीक है ना, पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि आधुनिकतावाद का विरोधी है, ये सत्य व ज्ञान की सापेक्षा पर बल देता है। यह मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है। क्या है दोस्तों, ये मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है। ये बात याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये कैसी अवधारणा है, ये सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है ना, महावृत्तांतों का विरोधी है, बहुसंस्कृतिवाद व बहुलवाद पर आधारित है, समग्रता की जगह विखंडन पर बल देता है, और विज्ञान की बजाय भाषा की केंद्रीयता का समर्थन करता है। ठीक है ना, और चलो अब ये करते हैं सत्य और ज्ञान की सापेक्षता पे बल। ठीक है ना, सत्य और ज्ञान की सापेक्षता पर ये क्या करता है, बल देता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली ये थोड़ा सा ना, ये जो विशेषताएं हैं ना, ये लिख दी हैं। तो पहले आधुनिकतावाद का विरोधी कैसे, ये बता देता हूं मैं आपको। आधुनिकतावाद का विरोधी, ठीक है ना, कैसे विरोधी है ये बता देता हूं मैं। अब आधुनिकतावाद जो है ना, वो हमें कुछ नियम दे देती है, कुछ चीजें हमें पकड़ाती है। ठीक है ना, जैसे इसने हमें समाजवाद पकड़ा दिया, समाजवाद दे दिया, पूंजीवाद दे दिया, पूंजीवाद। ठीक है ना, उदारवाद दे दिया, उदारवाद ये हमें दे दिया। इस तरह की चीजें हमें इसने दे दी। ठीक है ना, लेकिन ये जो है, ये है आपका उत्तर आधुनिकतावाद। ये इन तीनों चीजों से क्या दे देता है, मुक्ति दे देता है। इन चीजों से मुक्ति दे देता है कि भाई आप इनसे बढ़ के सोचो। जैसे कि दोस्तों, हम 10वीं 10th क्लास, 12th 11th ग्रेजुएशन, हम जब इनमें घुसते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद, स्वतंत्रतावाद, ठीक है ना, ये सारी चीजें ही पढ़ाई जाती है। न्याय पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता पढ़ाई जाती है, लोकतंत्र पढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता पढ़ाई जाती है, न्याय पढ़ाया जाता है, लोकतंत्र, यही चीजें तो हमें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये क्या कहता है, उत्तर आधुनिकतावाद हमें इन इन चीजों से क्या दे देता है, मुक्ति दे देता है, मुक्ति दे देता है। ठीक है ना, ये बंधी बंधाई जो चीजें चली आ रही है ना, बंधी बंधाई, ठीक है ना, जो चीजें बंधी बंधाई, बंधाई परंपरा, रीति रिवाज, ठीक है ना, इनका क्या करता है, इनका इनका विरोध करता है, इनका विरोध करता है, विरोध करता है, कहता है इनसे आगे जाके देखो, आगे जाके देखो। एक समय था दोस्तों, जब ये नहीं, स्वतंत्रता नहीं थी, न्याय नहीं था, लोकतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, समाजवाद नहीं था, पूंजीवाद नहीं था, उदारवाद नहीं था। तो ये धीरे धीरे ये मूल्य कहा ये आए हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि समाज में लोकतंत्र से भी कोई अलग चीज, समाजवाद से, पूंजीवाद से, उदारवाद से, स्वतंत्रता से भी कोई बेहतर चीज समाज में मिले। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप इन सब चीजों से मुक्ति ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मुक्ति ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तभी तो आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि आधुनिकतावाद के अंतर्गत में हमें स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद और उदारवाद में बांध दिया जाता है। शुरू से हमें 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपका क्या बोलते हैं, एमए, आपका प्री पीएचडी, पीएचडी, और उसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वहां पे सिर्फ यही चीजें, यही मूल्य पढ़ाए जाते हैं। तो इनको क्या है, एक प्रकार से परंपराता रीति रिवाज बना दिया गया।
तो ये क्या कहता है उत्तराधुनिकतावाद नहीं, हमें इससे भी, इन सब चीजों से भी ऊपर जाकर सोचना है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये आधुनिकतावाद का विरोध करता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये नई अवधारणाओं और क्या बोलते हैं का के लिए रास्ता तैयार करता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई कैसे ये आधुनिकतावाद का विरोध करता है। सत्य व ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है ये दोस्तों। अब ये क्या कहता है कि भाई संसार में कोई भी ज्ञान जो है ना, कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान वस्तु विचार, कोई भी ज्ञान वस्तु विचार क्या है, निश्चित नहीं है, निस, निश्चित नहीं नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए निरपेक्ष व सार्वभौमिक ज्ञान और विचारों की बात करना एक कल्पना है। इसलिए इसलिए निरपेक्ष व सार्वभौमिक ज्ञान व विचार, ज्ञान विचार सत्य की बात करना क्या है, कल्पना है, क्या है, कल्पना है। तो ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है आपका उत्तर आधुनिकता वाद कहता है, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, व्यक्ति निष्ठ होता है, क्या होता है, व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ होता है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ, ठीक है ना। आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है ना। सत्य अब क्या कहता है, सत्य, सत्य वह है जो शक्तिशाली बताता है ना, जो शक्तिशाली बताता है। तो दोस्तों, आप, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप अपने समाज में देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, आपके परिवार में आपके पास इतनी पावर्स नहीं है, आपके जो घर के जो मुखिया हैं उनके पास ज़्यादा ताकत है, तो वो जो बोल देते हैं ना वही सत्य हो जाता है ना। तो ये भी ऐसी बात कहता है कि भैया सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सत्य तो वो होता है जो शक्तिशाली बताता है, ठीक है ना। और ज्ञान को व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ बनाता है, कोई ज्ञान ज्ञान निरपेक्ष या अंतिम या सार्वभौमिक नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है जो जो ज्ञान तुम्हारे लिए ज्ञान हो, किसी और के लिए वो ज्ञान उतना महत्व ना रखता हो, है ना। तो ये कैसे, ये सार्वभौमिक कैसे हुआ, ठीक है ना। हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज कोई दूसरा ना लेना चाहता, उसके उसका उसमें इंटरेस्ट ना हो। तो इस वजह से ये क्या कहता है, ज्ञान व्यक्तिगत होता है, आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। यह मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है। तो ये क्या कहता है कि क्या, ये क्या होता है, ये क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद सांस्कृतिक तर्क है, ठीक है। और इसमें इसके विद्वान है फेडरिक जेमेसन, फेडरिक जेमेसन। और इनका क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, सांस्कृतिक तर्क। हाँ किसी ने तोड़ के रखा, कोई बात नहीं, मैंने तोड़ा है, आप जाओ फेंक दो इसको, नहीं, मेरे को काम करने दो। तो क्या है,
फैटिक जेमिसन क्या कहता है कि भाई पूंजीवाद उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। तो विलंबित का मतलब होता है जो निकल गया है ना, लेट लेट कैपिटलिज्म, ठीक है ना, लेट जो बाद में आता है, ठीक है ना, लेट आता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। और ये क्या है कि भाई ये पॉप कल्चर, उपभोक्तावाद व युवा उप संस्कृति का निर्माण करती है, ठीक है ना। इसमें जैसे कि भाई ऐसा कल्चर, हाँ अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, बाद में आ जाऊंगा अपने आप। तो क्या है कि ये ऐसा कल्चर उपभोक्तावाद और युवा उप संस्कृति का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इस थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम लोग। ये क्या करता है, पॉप कल्चर, पॉप कल्चर, उपभोक्तावाद, राइटिंग गंदी है तो थोड़ा सा अपना मैनेज करना। उपभोक्तावाद, और क्या है आपका, युवा उप संस्कृति, युवा उप संस्कृति का निर्माण करता है, ठीक है ना। ऐसी संस्कृति भाई, पॉप कल्चर हो, मतलब पॉप कल्चर का तो मतलब आप समझते हैं ना। तो उस तरह का कल्चर निर्माण करता हो, भुक्तावाद करता हो, ठीक है ना। अभी हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन जब मैं जेमेसन का बुक लेके आऊंगा ना, पूरा का पूरा एक अलग से इसमें आने वाला है, तो वहां पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये सभी परिकल्पनाओं को ना, सभी परिकल्पनाओं को, परिकल्पनाओं को संशय की दृष्टि से देखती है। क्या करती है ये, सभी परिकल्पनाओं को संशय की दृष्टि से देखती है, संशय की दृष्टि से देखती 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 है। क्यों देखती है, क्योंकि ये मानती है कि ये सोवियत प्रधान और यूरो केंद्रित अभिजात वर्ग की सोच का कारण है। क्यों, क्या मानती है कि ये भाई सोवियत प्रधान, मतलब जो सोवियत लोग हैं, सोवियत प्रधान और केंद्रित यूरो केंद्रित 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 गलत, केंद्रित यूरो केंद्रित, क्या बोलते हैं, यूरो केंद्रित अभिजात सोच का कारण है, सोच का कारण है, ठीक है ना। क्या है कि दोस्तों आप इस चीज को समझो कि भाई क्या है कि जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनको संशय की दृष्टि से देखता है उत्तराधुनिकतावाद। क्यों देखता है, क्योंकि इनका मानना है कि भाई जो सोवियत प्रधान लोग हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं अमेरिका की सोवियत लोग हैं, और यूरोप केंद्रित अभिजात वर्ग, जो यूरोप में अभिजात वर्ग है, ये सारा की सारी परिकल्पनाएं उनके सोच का परिणाम है, ठीक है ना, उनके सोच के कारण है। तो वो कहते हैं कि भाई अब उन्होंने सोचा है, तो उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अपने विचार, अपनी परिकल्पनाएं पूरे विश्व पे लाद दी हैं। तो वो क्या करता है, वो इसी इसी कारण से इनका विरोध करता है, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये सोवियत प्रधान और यूरोप केंद्रित अभिजात वर्ग क्या कर रहा है, ये अपना जो पॉप कल्चर वगैरह है, वेस्टर्न कल्चर है, वो क्या होता है, हम लोगों पे लागू कर रहा, लाद रहा है, ठीक है ना। आज की डेट में, पहले क्रिसमस कहाँ का है, क्रिसमस का त्योहार आपका यूरोप का है, ठीक है ना, अमेरिका का है, लेकिन मनाया कहाँ जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, हिंदू हिंदू राष्ट्र में मनाया जाता है, मुस्लिम राष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का, ऐसी संस्कृति का, उपभोक्तावाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। महावृतांतों का विरोधी है दोस्तों। महावृतांत वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो क्या होते हैं कि इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेगा नैरेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, मेगा नैरेटिव्स, मेगा नैरेटिव्स।
ठीक है ना। ये क्या है, जैसे गीता हो गया, गीता, बाइबल, पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद आदि, ये सब क्या है, ये मेगा नैरेटिव्स हैं। इस तरह की जो महापुस्तकें हैं वो किस में आएंगी, वो मेगा नैरेटिव्स की दृश्य उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। और इसका इस मेगा नैरेटिव्स, इसके महावृत्तांतों का विरोध लियोटार्ड करता है। लियोटार्ड, इसका भी अलग से एक पैराग्राफ आपके पास आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, लियोटार्ड क्या कहता है, ये महावृत्तांतों का विरोध करता है। महावृत्तांत भव्य और विशाल सिद्धांत और विश्वास हैं जो समाज की गतिविधियों, अब ये क्या जो होते हैं, ये गीता क्या करता है, गीता, बाइबल, ये उदारवाद, समाजवाद क्या करते हैं, ये समाज की दिशा क्या करते हैं, समाज समाज की प्रकृति, गतिविधि, दिशा और परिवर्तन तय करते करते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, ये इन महावृत्तांतों के अंदर सिद्धांत होते हैं, विश्वास होते हैं। ठीक है ना। ये काफी भव्य और विशाल होते हैं। ठीक है ना। गीता और बाइबल जैसे थे। अब हमारे क्या बोलते हैं, आप कोर्ट में देखोगे, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे गीता पे हाथ रखवा के कसम खिलाई जाती कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसी तरह से बाइबल है और होता है। ठीक है ना। और उसके अलावा पूंजीवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इस तरह के जो महावृत्तांत हैं वो इस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत महत्व है। ठीक है ना। वो भी ऐसे हैं, वो दिशा तय करते हैं। पूंजीवाद, उदारवाद क्या कहता है कि भाई मेरी तरह से शासन प्रणाली अपनाओ, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, प्रतिस्पर्धा होने दो। ठीक है। और इसमें क्या होगा, विकास होगा। समाजवाद कहता है नहीं भैया नहीं, आपको क्या करना है कि आपको सेंट्रलाइजेशन करना है। ठीक है ना। और इससे फिर क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। ठीक है ना। तो ये सारे क्या कहते हैं, ये समाज की गतिविधि, दिशा और परिवर्तन तय करते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये निश्चित ज्ञान की वैधता का दावा करते हैं। ये महावृत्तांत क्या करते हैं, निश्चित ज्ञान की वैधता का दावा करते हैं ये। ठीक है ना। ये महावृत्तांत क्या कहते हैं, ये अपने निश्चित ज्ञान कहते का वैधता का दावा कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सार्वभौमिक है, पूर्ण है और सत्य है। और क्या कहते हैं, ये भौमिक सार्वभौमिक है, पूर्ण है और सत्य है। क्या है, सत्य है। आप खुद सोचिए कि अगर लोकतंत्र वाकई में पूर्ण सार्वभौमिक और सत्य है, तो हिंदुस्तान में उस तरह से क्यों नहीं कामयाब हो पाया जिस तरह से पश्चिमी देशों में ये कामयाब हुआ। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और वाकई में अगर लोकतंत्र, पूंजीवाद, उदारवाद वाकई में इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो वो अभी तक चाइना में क्यों है। ठीक है ना। या फिर समाजवाद जब इतना बढ़िया, इतनी अच्छी विचारधारा है, इतनी बढ़िया विचारधारा है, सार्वभौमिक है, सत्य है, तो वो क्या बोलते हैं, 1990 तक आते आते कैसे वो बिखर गई। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये है ये। ठीक है ना। तो मुझे आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये महावृत्तांतों का क्यों विरोध करता है, उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांतों का क्यों विरोध करता है। ठीक है ना। यह बहु संस्कृतिवाद या बहुलवाद पर आधारित है। ठीक है ना। अब उत्तराधिकतावाद क्या है कि भाई ये क्या करता है कि भाई अलग अलग पहचान, अलग मान्यता, पहचान, मान्यता आदि को, है ना, स्थानीयता को प्रोत्साहित करता है, करता। अगर आप आधुनिकतावाद को देखो तो आधुनिकतावाद क्या कहता है, वो एक पहचान के रूप में डाल देता है, वो राष्ट्रीयता पे बल देता है
लेकिन ये क्या कहता है, ये बहुसंस्कृतवाद की अलग अलग संस्कृति, ठीक है ना, बहुलवाद, मतलब सबकी अलग जो पहचान है, अलग मान्यता है, अलग स्थानीयता है, ये उनको महत्व देता है, ठीक है ना। ये एकीकरण नहीं करना चाहता, ठीक है ना। ये क्या कहता है, एकता के भीतर विविधता का समर्थन करता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीयता क्या करती है कि विविधता को एकता में कन्वर्ट करती है। तो ये क्या है, ये ऐसी एकता का समर्थन करता है जिसमें विविधता हो, ठीक है ना। और राष्ट्रीयता क्या करती है, वो ऐसी एकता का समर्थन करती है जिसमें विविधता ना हो। तो ये क्या कहता है कि भाई ये अलग अलग जाति, संप्रदाय, अलग विभिन्न प्रकार की के विचार, इन सब चीजों को ये समर्थन करता है, ठीक है ना। जैसे भारत के अंदर में बहुत सारी संस्कृति हैं, ठीक है ना, बहुलवाद है, क्षेत्रीयता के आधार पर हम बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर, उन सब चीजों का ये क्या करता है, ये समर्थन करता है, ठीक है ना। समर समग्रता की जगह विखंडन पर बल देता है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसकी एक अन्य विशेषता है, ठीक है ना। विखंडन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्टिन हेडडेगर ने किया था, विखंडन शब्द का, मार्टिन हेडडेगर, हाइडेगर, हाइडेगर, कई जगह हाइडेगर लिखा था, कहीं हाइडेगर लिखा होता है, इससे कंफ्यूज मत होना। मार्टिन हाइडेगर ने इसका वो किया, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या बोलते हैं, अभिन्न रूप से, अभिन्न मतलब अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न रूप से डेरिडा से जुड़ा हुआ है, डेरिडा से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना, डेरिडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। विखंडनवाद का कब का क्या बोलते हैं, किससे संबंधित है, तो वो डेरिडा से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब विखंडन का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। विखंडन का तात्पर्य है वास्तविक या यथार्थ, या यथार्थ खंडित, खंडित व विनियोजित, ठीक है ना, विनियोजित। तो ये कहते हैं विखंडनवाद के अनुसार ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है ना, वह समाज के छुपे हुए यथार्थ या वास्तविकता को प्रकट नहीं करता है। जो हमारी ये मेगा नैरेटिव्स है ना, उनमें जो लिखा हुआ है, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ना, उसमें जो लिखा गया है, ग्रंथों में जो लिखा गया है, ठीक है ना, वो समाज की समाज समाज के यथार्थ को, ठीक है ना, यथार्थ को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना, करता है, वास्तविकता को नहीं बताता है, वास्तविकता को नहीं बताता। अब दोस्तों क्या बोलते हैं, आप जैसे महाभारत आप देखते हैं, ठीक है ना, महाभारत आपने देखी होगी, तो उसके अंदर आप देखते हो तो उसके अंदर कहीं उस महाभारत के अंदर में कहीं किसान का जिक्र है, कहीं छोटी जातियों के का जो समाज है उसका जिक्र है, कहीं ऐसा है कि भाई बताया गया है कि भाई समाज राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इन ग्रंथों में जो लिखा गया है ना, वो समाज की यथार्थता को प्रदर्शित नहीं करता है, वास्तविकता को नहीं बताता है, ठीक है ना। आप अरस्तु और उसके उसमें भी चले जाते हैं, प्लेटो के उसमें, तो उसमें भी कहीं ऐसा बताया गया है, इन सब चीजों का जिक्र है, जीरो ग्राउंड की कहीं रिपोर्ट है, नहीं होती, नहीं है। तो यही कहते हैं कि भाई ये क्या कहता है कि भाई जो ग्रंथों के अंदर जो लिखा गया है, जो बातें लिखी गई हैं, उसका समाज की वास्तविकता या यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, और समाज के छुपे हुए यथार्थ वास्तवों को प्रकट नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमें क्या वो ये भी कहता है कि इन ग्रंथों में जो छुपे हुए अर्थ हैं, ठीक है ना, इन ग्रंथों में अव्यक्त और छिपे हुए अर्थों को अर्थों को खोजना चाहिए और उसका विश्लेषण होना चाहिए।
और उसका विश्लेषण होना चाहिए, तभी तो हमें वास्तविकता पता चलेगी, ठीक है ना। विश्लेषण होना चाहिए कि जैसे कि क्या बोलते हैं, अब महाभारत के अंदर देख लेते हैं, एकलव्य का एक बात आता है, एकलव्य का एक बार शब्द आता है, ठीक है ना। एकलव्य का कुछ थोड़ा सा रोल है, लेकिन वो किस समाज से था, ठीक है ना, समाज से क्या, किस समाज से था भाई, उसकी जो इतनी प्रबल इच्छा थी एक ज्ञान प्राप्त करने की, तो उसका उसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि छुपे हुए अर्थों को ढूंढना चाहिए, ठीक है ना। क्या हुआ चाहिए, छुपे हुए अर्थों को, अव्यक्त और छुपे हुए अर्थों को खोजना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहता है आधुनिकतावाद। उसके बाद अगला क्या है, विज्ञान के बजाय भाषा की केंद्रीयता का समर्थन। अब भाई आधुनिकतावाद में क्या कहा जाता था कि विज्ञान जो है ना, आप विज्ञान के माध्यम से कुछ भी समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान के माध्यम, विज्ञान के माध्यम से कुछ भी समझा जा सकता है, जा सकता सकता है। लेकिन उत्तराधुनिकतावाद कहता है कि भाई भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से समझा जा सकता है। जब भाषा ही नहीं होगी, भाषा ही नहीं होगी, तो एक दूसरे को कैसे समझेंगे, तो कैसे कैसे समझेंगे, ठीक है ना, समझेंगे। ऐसा कहता है आपका उत्तराधुनिकतावाद कहता है। ये क्या कहता है कि विज्ञान विज्ञान को बल देता है, कहता है विज्ञान के माध्यम से हम कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या कहता है कि भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। कि आपने कुछ विज्ञान के जरिए कुछ ढूंढ भी लिया, तो जब तक आपके भाषा ही नहीं होगी तो आप दूसरों को समझाओगे कैसे। तो हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे को समझते हैं। तो ये क्या कहता है, विज्ञान के बजाय भाषा की केंद्रीयता का ये समर्थन करता है, ठीक है ना। हम, हमारे पास कुछ विचार है, हमारे पास कुछ अनुभव है, हम उसको कैसे समझाएंगे, विज्ञान के माध्यम से समझा सकते हैं क्या, नहीं समझा सकते। हम भाषा की जरूरत हमें पड़ेगी, हम भाषा की मदद से ही किसी को अपने विचार के बारे में, अपने अनुभव के बारे में समझा सकते हैं। तो ये क्या करता है, भाषा की केंद्रीयता का समर्थन करता है। उपाश्रित व पद दलित समुदायों का अध्ययन करता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या करता है, उपाश्रित और पद दलित उसका समर्थन करता है, ठीक है ना। अब भाई क्या होता है कि इससे पहले अगर आप देखते हो कि उत्तर आधुनिकतावाद से पहले 60 70 के दशक से आप पहले जाते हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे नारीवाद का मुद्दा था, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन था, ठीक है, युवा विद्रोह, यौन स्वतंत्रता, ऐसे ऐसे, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया दोस्तों। इससे पहले जो आंदोलन थे ना, वो वो आंदोलन थे, वो समग्रता को लेके चलते थे, ठीक है ना। उसमें लेकिन ये जो नए आंदोलन आए, नए आंदोलन, वो पहचान का आंदोलन, ठीक है ना, पहचान का आंदोलन हो गया आपका, क्षेत्रीयता को लेके हो गया, ठीक है ना, क्षेत्रीयता को लेके ये जो आंदोलन हुआ, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, ये जो है ये उत्तर आधुनिकतावाद की देन है, और ये कब उठी, 1960 से 70 के बीच में आई, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि नारीवाद, असंवित आंदोलन, शांति मार्च, युवा विद्रोह, यौन स्वतंत्रता जैसे मुक्ति आंदोलन स्टार्ट हुए, ठीक है ना। यह स्त्री पुरुष की समानता की बजाय क्या होता था कि भाई इससे पहले 1960 70 से पहले क्या था कि भाई स्त्री पुरुष समानता की बात होती थी, स्त्री पुरुष समानता की बात होती थी, है ना, कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अब क्या हो गया, है ना, कि अब क्या हो गया कि भाई उससे भी आगे बढ़ के, ठीक है ना, उससे भी आगे बढ़ के स्त्री के लिए कामकाज, ठीक है ना, पेशा, पेशेवर, पेशेवर पेशेवर की बात होने लगी कि भाई उनको भी पेशा करने का अधिकार होना चाहिए,
नस्लीय धर्मीय, ठीक है ना, नस्लीय। अब क्या हो गया कि नारीवाद से अलग हटके भाई एक विशेष नस्ल की जो महिलाएं हैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही अव्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है ना, भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे, आदि के आधार पर ये क्या हुआ, आइए आगे बढ़ा, ठीक है ना। मतलब अब पहले ये क्या था, कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि उपाश्रित और पद दलित लोगों तक ये पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, वो उपाश्रित और पद दलित लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब नारीवाद के अंदर भी विशेष नारियों तक पहुंच गया कि ऐसी नारियां जो अश्वेत हैं, ऐसी नारियां जो किसी धर्म से संबंधित है, ऐसी नारियां जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे 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 समुदायों का समर्थन करने करने लग गया कौन, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। अगर आप देखते हैं क्या बोलते हैं, पहले ये क्या करता था कि भाई एक उपनिवेशवाद की बात करता था कि उपनिवेश में जो शोषित लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उत्तर आधुनिकतावाद में ये कहाँ चला गया, उससे भी नीचे डीप में जाकर इसने क्या बोलते हैं, ऐसे एससी एसटी लोगों की बात की, ठीक है ना, ऐसे ऐसे समाजों की बात की जो जो बिल्कुल बिल्कुल अलग कट गए हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है। इसने क्या बोलते हैं, जनजातीय समूहों की बात चालू कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या है, उपासित और पद दलित समुदायों का इसने समर्थन किया। ऐसे पद दलित वर्ग जो क्या बोलते हैं, शोषित हैं, जो उपासित हैं, ऐसे लोगों की बात इसने की। लेकिन इससे पहले क्या था कि भाई आप देखते हैं 1947 में संविधान के अंदर में एससी एसटी लोगों की बात गई। लेकिन एस टी एस सी के अंदर भी ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत ज्यादा शोषित होंगे, उसमें भी तो कैटेगरी होगी, है ना। तो ये ये जो है उपासित पर दलित समुदायों का समर्थन करता है। नारीवाद के अंदर स्त्री पुरुष नारीवाद की समानता की बात की गई शुरू में, लेकिन अब आज क्या बात की जाती है, आज उन नारियों की बात की जाती कि श्वेत नारियों के मुकाबले में अश्वेत नारियों ज्यादा तकलीफ में है, ठीक है ना। जो निम्न जाति की नारियां हैं उनको ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि ये उन समुदायों तक पहुंचने लग गया जहां उपासित और पद दलित हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके विद्वानों का भी जिक्र करेंगे कि भाई किस विद्वान ने क्या अवधारणा दी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई नेट और जेआरएफ के एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं दो तीन क्वेश्चन। अब जीन बॉन्डिलार्ड है, मैंने आपसे कहा था कि फ्रांसीसी दार्शनिकों की देन है। तो ये जीन बॉन्डिलार्ड है, ये कौन से हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है ना। 1929 से लेके 1929 से लेके 1907 तक का इनका काल है। अभी ये सारे आधुनिक आधुनिक हैं, बिल्कुल ताजा ताजा विद्वान है ये, ठीक है ना। तो इसी देख लो आप, सारे देखोगे 1900 से 2000 के बीच में होंगे ये सारे के सारे। इनकी दो रचनाएं सिमुलेशंस मतलब अनुरूपता और प्रकृति, और एगोनी ऑफ पावर, ठीक है ना, एगोनी ऑफ पावर। जीन बॉन्द्रिलार्ड की प्रमुख अवधारणा है सिमुलेशन मतलब अनुरूपता प्रकृति, और ये हाइपर रियलिटी, ठीक है ना, हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता कहते हैं जिसको। अब बॉन्द्रिलार्ड जो क्या कहते हैं, अब उनकी अवधारणा ध्यान से समझिएगा। बॉन्द्रिलार्ड कहते हैं कि आधुनिकता जो है ना, आधुनिकता जो अति यथार्थता का निर्माण करती है, क्या कहता है, अति यथार्थता, अति यथार्थता का निर्माण करती है, निर्माण करती है। मतलब दोस्तों ये है कि आधुनिकता आपको ऐसे, आधुनिकता जो है ना अति यथार्थता का निर्माण करेगी, मतलब आपको रियल लगेगा लेकिन वो रियल होता नहीं है साथियों, ठीक है ना। आधुनिकता क्या करती है, ऐसी रियलिटी का निर्माण करेगी कि जो रियलिटी होती ही नहीं है, ठीक है ना, एक आभासी दुनिया बना देगी, ठीक है। और किसके माध्यम से करती है ये करती है अनुरूपता सिमुलेशंस के माध्यम से, ठीक है ना। ये किससे, अनुरूपता के माध्यम से, अनुरूपता या प्रतिकृति के माध्यम से, के माध्यम से, ठीक है ना। मतलब फोटोकॉपी आपको दिखाएगी और आपको बताएगी कि भाई ये ओरिजिनल है, इसे ले जाओ। चलो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये जो यूरोप की कंपनियां हैं और यूएसए की कंपनियां हैं, ये तेल का, साबुन का, शैम्पू का, क्रीम का,
प्रचार करती हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करती हैं कि हमें वास्तविक लगने लगता है, हाँ यार फेयर एंड लवली लगा के या फेयर एंड हैंडसम लगा के तो हम गोरे चिट्टे स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम फेयर हैंडसम लगा के मुंह पे थोप के घूमते हैं न, हम गोरे तो कद्दू भी नहीं होते, ठीक है ना, गोरे तो हम कद्दू भी नहीं होते, फर्क नहीं आता है बिल्कुल भी हमारे चेहरे पे। हम महंगी महंगी क्रीम में पैसा खर्च कर देते हैं। तो आधुनिकता, ये आधुनिकता है, ठीक है ना। आधुनिकता क्या कर रही है कि आपको प्रचार दिखा दिखा के यदि यथार्थता का निर्माण कर दिया कि भाई ये वाला फेयर एंड लवली लो, ये लगाने के बाद तो आप गोरे हो जाओगे, स्मार्ट लगोगे, लड़कियां पट जाएंगी, ठीक है ना, यही दिखाते हैं ना उस एड के अंदर में। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको क्या बोलते हैं, आपको शैम्पू का प्रचार दिखाएगी कि भाई ये शैम्पू लगा लो, इस शैम्पू को लगाने से आपके बहुत लंबे और मुलायम बाल हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। उल्टा इसका साइड इफेक्ट लंबे टाइम पे जब पड़ता है तो बाल हमारे कमजोर हो जाते हैं। मेरे बाल देखो कमजोर हो गए, टूट भी गए हैं मैंने बहुत ज्यादा यूज किया शैम्पू। तो जो है ये क्या है, आधुनिकता यति यथार्थता का निर्माण करती है और क्या बोलते हैं हाइपर रियलिटी क्रिएट करती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये जो है ये दावा सच है, सच है और ये सत्य कह रहा है, ठीक है ना। क्या करता है, ये बार बार आपके मस्तिष्क पे एक ही सूचना बार बार भेजी जाएगी, बार बार भेजी जाएगी, बार बार भेजी जाएगी और आप उसको ही सच मानने लगते हैं। ऐसा जीन मोदीलाड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीन मोदीलाड से संबंधित है, तो आप याद रखना सिमुलेशंस और हाइपर रियलिटी। अनुरूपता या प्रतिकृति अति यथार्थता जो है किससे संबंधित है, जीन बोन्द्रीलाड से संबंधित है, ठीक है ना। सबको पता है ये सारे दावे झूठे हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है, विश्वास कर लेता है। क्यों, बार बार ये सूचना दिखा दिखा के हमें क्या कर देते हैं, हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। चलो दोस्तों, फिर उसके बाद दूसरे विचारक है जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड, ठीक है ना। इनकी दो बुक है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस टूवर्ड्स द पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई पुस्तक में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन पुस्तकों को वो कीजिए, कौन सा सही मिला हुआ है या कौन सा गलत मिला हुआ है, ठीक है ना। मैं इससे संबंधित आप लोगों को एक क्विज बनाऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन उसके अंदर डालूंगा, आप वो क्विज जरूर करना। जिन लोगों को उत्तर आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता का जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वो भी करें, उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें कहाँ तक और कितना क्लियर है। और जो लोग अभी मेरा लेक्चर देखेंगे पढ़ेंगे, वो लोग भी करें, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प उसके अंदर मिल जाए, ठीक है ना। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पता चल जाएगा। अपनी पुस्तक प्रसिद्ध रचनाएं इनकी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है ना, में जीन बोन्द्रीलाड उत्तर आधुनिकता को महावृत्तांतों की अस्वीकृति, ये गलत हो गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, अस्वीकृति के रूप में परिभाषित करता है। वो क्या कहता है कि वो तो उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद का क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांतों की क्या है, अस को का की विरोध स्वरूप है, उसकी अस्वीकृति है, ठीक है ना। वह कहता है महावृत्तांतों में विश्वास ही उत्तर आधुनिकता है, ठीक है ना। क्या है, महावृत्तांतों में विश्वास ही, मतलब महावृत्तांत किसकी देन है, महावृत्तांत देन है किसकी, आधुनिकतावाद की देन है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि भाई महावृत्तांतों में अविश्वास, ठीक क्या है, ये अविश्वास में ही उत्तर आधुनिकता है। जीन बोन्द्रीलाड उत्तर आधुनिकता को विकेंद्रीकरण के रूप में देखते हैं, क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण के रूप में देखते हैं, और कहते हैं कि इसके चलते आधुनिकता के सभी महावृत्तांतों का अवसान हो जाएगा। न ईश्वर होगा, न धर्म होगा, न विचारधारा होगी, न इतिहास रहेगा, न ही तरक्की केंद्रीय स्थिति रहेगी। मतलब उत्तर आधुनिकता आधुनिकतावाद ने जो हमें ये दिए है ना, ये समाजवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, ये जो चीजें दी है ना, इन सब चीजों का अवसान हो जाएगा, ठीक है ना। और हम इनसे आगे जाकर और नई चीजें सोचेंगे, नई मतलब नई चीजें हमें उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। स्थानीयता को हम महत्व देंगे। अभी क्या है, लोकतंत्र सबको एक लोकतंत्र में पिरो देता है, ठीक है। न्याय होता है, न्याय सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। समाजवाद, उदारवाद, इनकी जो विचार, इनकी ये जो विचारधारा है, ये सबको एक ही सूत्र में पिरोती है, ठीक है ना, एक ही नियम लागू करती है। लेकिन क्या हर एक समाज के लिए समाजवाद, उदारवाद लागू होता है? जो जनजातीय समूह है, जो कहीं कोने में बैठे हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, क्या उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, समाजवाद और उदारवाद? नहीं लागू होते हैं। तो ये क्या करेगा कि उत्तर आधुनिकतावाद इन सब चीजों को समाप्त कर देगा, इनको खत्म कर देगा। और फिर क्या होगा
कि क्या बोलते हैं, स्थानीयता, क्षेत्रीयता, इन सब चीजों को व्यक्तिगत मान्यताओं को महत्व दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। ठीक है ना, क्या करता है, विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जैक्स डेरिडा। ठीक है ना, इनकी बुक है ग्रामेटोलॉजी। ठीक है ना, ये क्या मिस्टेक हो गया, ग्रामेटोलॉजी है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना, 1967 की पुस्तक है ये। और ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। ज्यादातर दार्शनिक कहाँ है, फ्रांस के हैं। लास्ट वाला भी आप देखोगे फ्रांस का था। बोंदीलाड फ्रांस के, जिन फ्रांसिस्को फ्रांस के, और आपका जैक डेरिडा फ्रांस के। ठीक है ना, उनकी बुक है ग्रामेटोलॉजी। और डेरिडा की प्रमुख अवधारणा है विखंडनवाद। ठीक है ना, विखंडनवाद। डेरिडा को विखंडनवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, डेरिडा को विखंडनवाद का जनक देता है। और ये शब्द किसने दिया था, ये मार्टिन हाइडेगर ने ये शब्द दिया था। विखंडनवाद का तात्पर्य है वृत्तांतों और ग्रंथों में छुपे हुए अर्थों को खोजना। ठीक है ना, क्या हुआ, छुपे हुए अर्थों को खोजना। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको भी, इस पे ज्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं। डेरिडा भाषा पे अत्यधिक बल देते हैं। क्या कहते हैं, डेरिडा क्या कहते हैं, भाषा पे अधिक अत्यधिक बल देते हैं। और क्या कहते हैं, भाषा के माध्यम से ही विश्व को समझा जा सकता है, इसीलिए भाषा ही क्या है, विश्व है। और डेरिडा की जो भाषा वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे फर्डिनेंड सोसेरे का प्रभाव है। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। मिशेल फूको, ये भी आपके फ्रांस के दार्शनिक हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक हैं। और क्या है, इनकी पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, फर्स्ट बुक। दूसरा क्लिनिक ऑफ बर्थ, डिसिप्लिन एंड फिनिश, और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है ना, और इनकी ये 5 अवधारणाएं हैं। ठीक है ना, इन 5 अवधारणाओं को समझना है हमें। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अवधारणा है। ज्ञान व शक्ति का आपसी संबंध क्या है, जैविक शक्ति क्या है, वंशावली, विमर्श, गवर्नमेंटेलिटी, अच्छी प्रशासकीयता। ठीक है ना, चलो दोस्तों, इसको समझते हैं क्या है ये ज्ञान व शक्ति क्या है। ज्ञान व शक्ति के लेकर फूको पर नीत्शे का प्रभाव है। ठीक है ना, जैसे फूको के अनुसार शक्ति राज्य में नहीं होती है, शक्ति चारों तरफ बिखरी होती है। शक्ति सभी स्थानों पर होती है, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर तरफ शक्ति बिल्कुल निचले स्तर पर अर्थात स्थानीय स्तर पे होती है। अब दोस्तों क्या बोलते हैं कि हमें क्या होता है कि हमारे घर से ही हमें कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं, कुछ नॉलेज दिया जाता है, कुछ मूल्य दिए जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, है ना, विश्वविद्यालय में जाते हैं, या वहाँ पे हमें भी मूल्य दिए जाते हैं, कुछ विचार दिए जाते हैं, नॉलेज दी जाती है, विश्वविद्यालय में होती है। तो कहाँ है, ये जो ज्ञान होता है यही तो शक्ति होती है। और ये हमें हर जगह निचले स्तर से मिलती है ना, स्थानीय स्तर से मिलती है। अगर आप देखते हो कि भाई सत्ता कहाँ है ना, सत्ता कहाँ है, तो सत्ता जनता के अंदर में है। जनता कहाँ है, सबसे निचले स्तर पे है। ठीक है, कैसे काम करती है, जैसे कि भाई इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो इलेक्शंस में हम हमारे जो घर के मुखिया होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें किससे वोट देना है। ठीक है ना, मंदिर में बताया जाता है, आजकल मंदिर मस्जिद में बहुत, चर्च में बहुत इस चीज की चर्चा होती है। ठीक है ना, वहाँ पे भी बातें होती है। विश्वविद्यालय में हमें बताया जाता है समाजवाद क्या है, उदारवाद क्या है, ये क्या है, गवर्नमेंट क्या है, हमें किस तरह के प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए। तो ये सब क्या है कि शक्ति कहाँ है, स्थानीय स्तर तक फैली हुई है, बिल्कुल नीचे नीचे, बिल्कुल डाउन डाउन लेवल तक है। ठीक है ना, तो क्या है कि भाई शक्ति कहाँ है, स्थानीय तक है। तो अगर इसका विरोध करना है ना, पावर्स का विरोध करना है, इन सब चीजों का विरोध करना है, तो हमें स्थानीय स्तर पे इसका विरोध करना होगा। ठीक है ना, ऊंचे स्तर पे नहीं करना है। ठीक है ना, स्थानीय स्तर पे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे लेवल तक इसका विरोध करना पड़ेगा। इस प्रकार शक्ति स्थानीय लेवल पे फैली हुई है, इसका मुकाबला भी स्थानीय लेवल पे करना पड़ेगा। अब ये क्या कहता है कि इनका मानना है, फूको के अनुसार ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है। जैसे मैं भी आपसे देख रहा था, हमें नॉलेज कहाँ मिलती है, हमें परिवार से, मंदिर मस्जिद से, फिर विश्वविद्यालय यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। और ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। ठीक है ना, दोनों का पृथक है। क्या है, दोनों अपृथक है। तो उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का कार्य भी कर रहा है। अब देखो कैसे ये ज्ञान कैसे उत्पादन का कार्य कर रहा है, कि भाई जैसे एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो कि मेरी छाती में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना,
तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई ऐसा है कि मैं ये ऑयल लिख रहा हूँ, सफोला ऑयल है या सनड्रॉप ऑयल है, आप इसको यूज करो, है ना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, उसने अपने ज्ञान के दम पे आपको ये बात बोल दी। अब आप घर गए, यार यार जान कीमती है यार, ये महंगे वाला जो तेल है ना, बेशक महंगा है, 300-400 रुपये लीटर है, तो क्या यार ले लो यार इसको, ठीक है। आप 10 थैली आपने 10 लीटर मंगवा लिया। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, अपने ज्ञान की शक्ति के दम पे उत्पादन का कार्य किया। ठीक है ना, 10 थैली का उत्पादन बढ़ गया तेल का, है ना। उस डॉक्टर ने ऐसे न जाने कितने मरीजों को बोला होगा, और ऐसे पता नहीं कितने डॉक्टरों ने कितने मरीजों को बोला होगा। तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा ना। तो क्या हुआ, ज्ञान ज्ञान और शक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहे भाई। ठीक है, उसी तरह से एक डॉक्टर के पास आप गए, कह रहे डॉक्टर साहब मेरे तो बाल झड़ रहे हैं। भैया ये जो बचे हुए हैं ना, अगर इन्हें बचाना है तो भैया ये वाला जो ऑयल है ना, केश क्रांति, ये यूज कर लो, वरना जो बचे हुए हैं ये भी चले जाएंगे। अब वो आदमी, यार यार सारे बाल उड़ जाएंगे, गंजा हो जाऊंगा, चलो भैया केश कांति तेल ले आते हैं। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने, उस डॉक्टर ने अपने ज्ञान के दम पे उत्पादन कर दिया। ठीक है ना, उत्पादन कर दिया। आप फूको क्या कहते हैं, शक्ति जो है ना डाउन टू टॉप चलती है। ठीक है ना, क्या होता है, शक्ति डाउन टू टॉप चलती है, टॉप टू डाउन नहीं चलती दोस्तों, ये गलत हो गया है, टॉप टॉप है ये, टॉप टू डाउन कभी नहीं चलती। ठीक है ना, शक्ति उत्पादन का कार्य करती है। एक ज्ञानवान डॉक्टर मरीज को एक विशेष तरह का प्रोडक्ट प्रयोग करने के लिए, तो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों। जैविक की ये शक्ति क्या है, इसका शक्ति शक्ति बायो पावर की तरह प्रत्येक स्थान पर फैली हुई है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कैप्लिन के माध्यम से प्रत्येक अंग में शक्ति होती है ना, वैसी समाज के प्रत्येक अंग में शक्ति होती है, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, विमर्श व शक्ति। अब विमर्श व शक्ति क्या है, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। विमर्श व शक्ति ये है कि भाई, विमर्श का तात्पर्य जैसे आप किसी व्यक्ति, किसी संरचना, किसी घटना आदि के बारे में आपका जो सोचने का तरीका है ना, वही विमर्श होता है। ठीक है ना, वही विमर्श होता है। विमर्श के जरिए लोग एक सामान्य धारणा बना लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने अपनी धारणा बना रखी, पुलिस वाले क्या होते हैं, भ्रष्ट होते ही होते हैं। नौकरशाही क्या होती है, भ्रष्ट होती होती है। ठीक है ना, वकील क्या करता है, लूटता ही लूटता है ना। वकील क्या करता है, लूटता है। वो क्या करेगा कि एक बोलता है आपसे, एक डेट में केस खत्म कर दूंगा, और क्या बोलते हैं 4 साल तक उस केस को चलाता है। तो आपको पता है कि ये भी सारा भ्रष्ट है, ये भी ऐसे ही हमें ठगेगा। ठीक है ना, झुग्गी झोपड़ी में लोगने वाले लोग अपराधी होते हैं या शराबी होते हैं। तो ये सारी क्या है, हमने अपनी धारणा बना रखी, हमने एक विनर्स के माध्यम से एक धारणा बना रखी है। ठीक है ना, फूको का मानना है कि विमर्श शक्ति विमर्श के द्वारा कार्य करती है। क्या करती है, शक्ति विमर्श के द्वारा कार्य करती है। कैसे विमर्श के द्वारा काम कार्य करती है, जैसे कि भाई सोच समझो कि भाई जो हमारा हमारा पहले विमर्श था कि भाई पागल इंसान जो होते हैं ना, उन्हें प्रकृति ने पागल बनाया है। ठीक है ना, और वो ठीक नहीं हो सकते, उनकी जगह कहाँ है, पागल खाने में। लेकिन जो मनोरोग चिकित्सक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने पूरा विमर्श ही बदल दिया है। ठीक है ना, अपने पूरा विमर्श ही बदल दिया है। उन्होंने ज्ञान 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 को यूज करके उसको ठीक कर दिया। ठीक है ना, पागल को ठीक कर दिया है, और क्या कर दिया है, और अब उसको उसकी जगह पागल खाने में नहीं है। तो अब क्या हो गया कि इसने डॉक्टर ने हमारा विमर्श ही चेंज कर दिया है। और कैसे ठीक चेक कर दिया, उसने विमर्श के माध्यम से, अपनी ज्ञान की शक्ति के माध्यम से पूरा विमर्श ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे विमर्श के माध्यम से, विमर्श व शक्ति के माध्यम से कैसे कार्य किया जाता है, ये मैंने आपको इसमें बताया। अब आ गया गवर्नमेंटलिटी, प्रशासकीयता। ठीक है ना, ये आपका बैंथम के उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इसमें ज्यादा वो मत करना, टाइपिंग है गड़बड़ हो जाती है। फूको अब क्या कहता है भाई, आपने बैंथम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पेनॉप्टिकन जेल, ये पेनॉप्टिकन लिखा हुआ है, ये पेनॉप्टिकन जेल है। ठीक है ना, पेनॉप्टिकन है, 1 मिनट राइट कर देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है, एक अंधरा का अर्ध अर्धचंद्राकार जेल होती है, जैसे ये जेल है। ये इसके अंदर छोटे छोटे केबिन्स हैं, जेल हैं। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पे एक ऊंची सी मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैदी है ना,
यहाँ पे ये जो कैदी है ना, ढेर सारे कैदी होंगे, ये एक बार इसको देख लेंगे, इस गार्ड को जो ऊंची मीनार पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये इतनी ऊंची मीनार पे बैठा हुआ है कि ये बड़ी मुश्किल से नजर आता है या नजर आता ही नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाले गार्ड है ना, ये सारे गार्ड, इनमें से हर एक गार्ड को ये लगता है यार ये जो गार्ड है ना, ये मुझे ही देख रहा है, और मैं अगर भागने की कोशिश करूंगा ना तो गोली मार देगा। क्या मार देगा? गोली मार देगा मेरे को, ठीक है ना। हर एक कैदी के मन में ये रहता है कि ये गार्ड मेरे को देख रहा है और मैंने भागने की कोशिश की ना तो गोली मार देगा, ठीक है। वास्तव में ऐसा है नहीं, ये जो गार्ड है यहाँ पे ये है ही नहीं है, या फिर कहीं जाके और सोया हुआ है, खर्राटे ले रहा है, ठीक है। या है भी तो ये यहाँ पे अपना आराम से सोया हुआ है, इतनी चिंता नहीं है। लेकिन इसने ऐसा माहौल बना दिया है, ये ऐसी वास्तविकता बना दी है कि हर एक गार्ड को ये लगता है कि यार ये ऊपर जो मीनार के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है ना, ये मेरे को ही देख रहा है और मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे को गोली मार देगा। और नंबर दो, इनको ये भी विश्वास है कि यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पे गार्ड बैठा नहीं हुआ है। ये इतनी ऊंची मीनार है कि इनको तो इस पे ढंग से कुछ दिखाई नहीं देगा कि वहां पे कोई है भी कि नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा चित्र बना दिया गया है, ऐसा सोच बना दी गई है, ऐसा अनुशासन का निर्माण कर दिया गया है, उनको यही लगता है कि हाँ यार ये गार्ड मेरे को देख रहा है और भागने की कोशिश की तो गोली मार देगा, ठीक है ना। फूको क्या कहता है? फूको इनसे ही ये कॉन्सेप्ट इससे लेता है, बैंथम से, और कहता है कि आधुनिकता जो है ना प्रत्यक्षता का जाल है, मतलब एक जाल बना दिया गया है हमारे चारों तरफ, ठीक है ना। आधुनिकता ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्यालय, विश्वविद्यालय, मंदिर, चर्च, अस्पताल, हमारे घर की संस्थाएं, हमारे समाज ऐसे अनुशासन का निर्माण कर देते हैं ना कि हमें बाद में ना वही सत्य लगने लगता है, हम उस पर ही विश्वास करते हैं, और हम दूसरी चीजों के बारे में हम सोचते नहीं है, और इस तरह से हमारी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। बार बार हमें बोला जाता है कि हमें, हम घर में बोला जाता है झूठ मत बोलो, हम क्या बोलते हैं, या झूठ मत बोलो, रात के 12 बजे बाहर मत जाना, भूत आएगा, ठीक है ना। हमें क्या बोलते हैं, धूप में नहीं खेलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। यही चीज विश्वविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां पे बार बार यही चीज बोली जाती है, ठीक है। रेड लाइट पे हमें लाइट जंप नहीं करनी है, ठीक है ना, ठीक है। रेड लाइट पे हमें क्या करना है, लाइट जंप नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें क्या बोलते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो क्या हुआ कि एक निश्चित समय के बाद, 24-25 साल की आयु के बाद जाने के बाद, हम इस चीज के आदि अनुशासित हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे अंदर जो इन सब घर, स्कूल, विश्वविद्यालय आदि ने जो अनुशासन जो हमारे अंदर डाला है, हम उससे अनुशासित हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम ताउम्र जीवन भर उसी अनुशासन का पालन करते रहेंगे। बेशक बाद में एक नई अवधारणा आ जाए कि भाई किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो यार, किसी का भला होता हो तो झूठ बोल दो, तो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तब भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा ऐसा क्योंकि क्योंकि हमें हमें इस तरह से अनुशासित कर दिया गया है, और इस तरह से क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। हम धूप में खेलना चाहें तो भी हम धूप में खेल नहीं सकते, क्योंकि हमें उसके लिए अनुशासित कर दिया गया है कि भाई धूप में नहीं खेलना है, ठीक है ना। या हमें कंचे नहीं खेलने हैं, या हमें लट्टू नहीं चलाना है। होता है ना परिवार के अंदर में, कुछ फैमिली लोग कहते हैं कि भैया आप कंचे नहीं खेलोगे, ये गंदा खेल है, कंचे नहीं खेलोगे, गंदा खेलोगे। और बार बार वो अनुशासित होते होते वो इस तरह से अनुशासित हो जाता है कि उस बच्चे के अंदर इस तरह से अनुशासन भर दिया जाता है कि वो अपने आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, आने वाले बच्चे होते हैं, बच्चे और पोतों को भी वो कहते हैं नहीं भैया कंचे नहीं खेलोगे, ये गंदा खेल है, ये गरीबों का खेल है, या क्या बोलते हैं पुअर बच्चों का खेल है। तो ये क्या होता है, यही प्रशासकीयता है, यही गवर्नमेंटेलिटी है। यही कहते हैं, कौन कहता है? फूको कहते हैं, मिशेल फूको, ठीक है ना। तो इनकी पांचों एक ये जीनियोलॉजी भी है दोस्तों, ठीक है ना, जीनियोलॉजी भी है। इसको भी हम समझ लेते हैं, जीनियोलॉजी क्या होती है। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, वंशावली। फूको ने ये धारणाएं किस लिए, नीत्शे से लिए, ठीक है ना। ये विचार मार्क्सवाद का विरोधी है। जीनियोलॉजी का तात्पर्य सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ठीक है ना। क्या है? सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, शक्ति है जो सत्य का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो पीछे भी क्या गया था कि जो शक्तिशाली जो बताता है वो सत्य है, और शक्ति ही है जो सत्य का निर्माण करती है। तो ठीक है, सत्य की सत्ता का निर्माण करती है। तो ये जीनियोलॉजी हो गया दोस्तों। एक फेडरिक्सन है, हाँ क्या है ये? फेडरिक जेमेसन है,
इनको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फ्रेडरिक जेमिसन क्या है, ठीक है। ये यूएसए के हैं, ये याद रखना, ये इकलौते विचारक जो है यूएसए के हैं, जो मैंने बताया है यूएसए। जेमेसन नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकतावादी है, तो ये वर्ड याद रखना आप। जेमेसन नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकतावादी हैं, और इनकी पुस्तक है पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर ऑफ द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये याद रखना, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर ऑफ लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, या ये वर्ड भी याद रखना, लेट कैपिटलिज्म। तो समझ आना, फ्रेडरिक जेमेसन का है ये, ठीक है ना। कथन भी है यही, और यही इनकी पुस्तक भी है, ठीक है ना। जेमेसन ने उत्तर आधुनिकता को मार्क्सवाद के साथ जोड़ा है। जेमेसन की प्रदेश अवधारणा है उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है, ये किसका कथन है, तो ये जेमेसन का कथन है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब आधुनिकतावाद जो थी वो क्या कर रही थी, वो उत्पादन का कार्य कर रही थी, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद ने क्या कर दिया, ये सांस्कृतिक तर्क है, और क्या करेगा ये, यहाँ पे अध्यात्म बेचा जाएगा, संस्कृति बेची जा रही है, योग बेचा जाएगा, क्या बेची जाएगी, संस्कृति की बिक्री खरीद होगी यहाँ पे, योग बेचा जा रहा है, अध्यात्म बेचा जा रहा है। आपने देखा बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, योग बेच रहे हैं, अध्यात्म बेच रहे हैं, ठीक है ना। सूचना बेची जाएगी ये, यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होता था, पूंजीवाद में क्या होता था, औद्योगिक उत्पादन होता था, क्या होता था, औद्योगिक उत्पादन। अब क्या हो रहा है, सूचना का उत्पादन हो रहा है, भाई सूचना बिक रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, इसकी बिक्री हो रही है, ठीक है ना। कोई डाटा है आपको चाहिए, वो बेचा जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है, सर्विस सोसाइटी में बदल रही है। सूचनाओं के संसार में संस्कृति की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक मूल्यांकन बाधित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कला व सौंदर्य के व्यापारीकरण व बाजारीकरण ने सांस्कृतिक मूल्यों को क्या कर दिया है, पीछे ढकेल दिया है, नष्ट कर दिया है, ठीक है ना। सांस्कृतिक भेद समाप्त हो रहे हैं, सांस्कृतिक पहचानों पर संकट है। ऐसे में प्रत्येक संस्कृति समय को जीवित रखने के लिए परंपरागत रूढ़िगत प्रवृत्तियों की ओर लौट रही है। तो ये चीजें हैं जो फ्रेडरिक जेमिसन ने बोली है। होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। एक चीज और डिस्कस है, वो भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है वो भी। वो क्या है दोस्तों, वो है जेमेसन जो है, सांस्कृतिक जेमेसन जो है, जेमेसन ये किसके, सांत्रिक उत्तर आधुनिकता के सांस्कृतिक पक्ष के प्रमुख विद्वान है, विद्वान। डेरिडा किसका है, डेरिडा भाषा पक्ष का विद्वान है, ठीक है ना। डेरिडा उत्तर आधुनिकता के भाषा पक्ष के, भाषा पक्ष के प्रमुख विद्वान है, ठीक है ना। क्या है, भाषा पक्ष के विद्वान है। और एक है आपके लियोटार्ड, ये क्या है, अरे क्या हो गया रे भाई, लियोटार्ड, ये क्या है, उत्तर आधुनिकता के राजनीतिक 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 पक्ष के प्रमुख विद्वान है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जेमेसन जो है उत्तर आधुनिकता के सांस्कृतिक पक्ष के प्रमुख विद्वान है। डेरिडा जो है वो किसके हैं, वो भाषा पक्ष के विद्वान है। और आपका जो है लियोटार्ड जो है वो किसके हैं, वो आपके राजनीतिक पक्ष के
प्रमुख विद्वान हैं। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारा का सारा मैं आपको एक क्विज के अंदर बना के दे दूंगा। तो आप वो कर लोगे तो आपको आपको फिर अगर वहां से अगर आप अच्छे नंबर ले आते हो तो आप निश्चित हो जाइए कि भाई आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और फिर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, उसमें फिर दिक्कत आएगी है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में याद रखिएगा। और ये जो मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाए हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये नोट्स मेरे नहीं हैं। ये नोट्स ज़्यादातर जो लिए गए हैं वो बेनीवाल, मनोज बेनीवाल, डॉक्टर मनोज बेनीवाल हैं, उनके उससे लिए गए हैं, ठीक है। तो वो इसके मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत, डॉक्टर मनोज बेनीवाल का। आप आपको अगर लेक्चर देखना भी है तो आप उनका लेक्चर देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद उन्होंने मेरे से, मैंने जो समझाया है मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद को डिफाइन किया है, उसका उसको बताया है, समझाया है। और ये सारे नोट्स उनसे उनके ही उससे लिए गए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा इतना वो नहीं हूँ कि मैं उनकी कोई चीज़ यूज़ करूँ और उस उनको आभार ना दूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं हूँ। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, है ना। डॉक्टर मनोज बेनीवाल ये हैं, ये कलाम एकेडमी में पढ़ाते हैं। ये राजस्थान में है। आरपीएसएससी की वगैरह की तैयारी ये करवाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर मनोज बेनीवाल का बहुत बहुत आभार। तो साथियों अभी के लिए इतना ही था, और मैं इससे संबंधित एक आपको जरूर बना के दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं इसको।